हेलो फ्रेंड्स, तन्वी मानवी एंड मोम में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आई हूँ तन्वी मानवी के स्कूल में। आज मदर ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, जो कि मदर लोग को बुलाया गया है, सभी बच्चों के। तो मैं भी आई हूँ, तो जस्ट अभी मैं आई हूँ, आके यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है हम लोगों का। फिर अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे टीचर्स लोग कुछ हम लोग को बताएंगे कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, और बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे शिक्षा देनी है माताओं को, यही सब सिखाया जा रहा है। और कुछ एक्टिविटी भी होगा, जो कि गेम वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों के बिना आना था, बिना बच्चों को लिए। तो मैं मतलब तन्वी मानवी को लेके नहीं आई हूँ। समुचित विकास में सहायक बन सके। यकीन मानिए आज का यह कार्यक्रम काफी मजेदार होने वाला है। कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ शिक्षाप्रद बातें होंगी, कुछ खेल कूद होंगे। प्रज्वलित कर कार्यक्रम को अग्रसर करने के लिए अपने विद्यालय के संचालक श्री उत्तराधिकारी सर को, शाहीन मैम, ममता मैम, सरफराज सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य धन संपदा प्रदान करने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली इस परम ज्योति को हम नमन करते हैं। हम भी तो सारे है ना, माना इस दुनिया की होगी नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। जिंदगी मेरी सफारिशा, जिंदगी मेरी सफारिशा, मैं पूरी तरह जिंदगी मेरी सफारिशा, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। इन्हीं कुछ विषयों पर चर्चा करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी नम्रता मैम की वो आए और अपने इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र की शुरुआत करें। Thank you, sir. Good morning to our respected director, sir, principal ma'am, and everyone who present here. First of all, I would like to thank the management who giving me opportunity to share my thoughts, share my experience in this session, Mother Orientation Program, and I'm very much sure that all the mothers who definitely get some valuable tips or knowledgeable information from this session. So, सबसे पहले हम बच्चों के डेवलपमेंट को लेके, तो ऐसे में मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ऐसी क्या चीज़ करें जिससे उनका हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे एक्सीलेंट रहें, हर फील्ड में वो टॉप में रहें। ऐसी क्या बेस डालें बच्चों में जिससे वो आगे चलकर अपना एक अच्छा कैरियर चुने, अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल चुने।
इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम अगर घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं घर में? क्या हम ये देखते हैं कि उसकी जो छतें हैं वो स्ट्रांग हो? हम ये नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? उसकी दीवारें क्या मजबूत हो, उसको स्ट्रांग करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे में डालें, उनको पॉजिटिव बनाएं। थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपका इन छोटी छोटी बहुत ही बारीक जानकारियों को बताने के लिए। तो मकान है हर सत्र के बाद क्योंकि हमारे 4 विशेषज्ञ हैं, सभी एक सत्र लेंगे, कुछ न कुछ बताएंगे, छोटी छोटी बारीकियों को बताएंगे, उनसे हमें अवगत कराएंगे। और इन सत्र के बाद एक छोटा सा खेल भी आप लोगों को रखा गया है। आप लोग आए, मानसिक शिक्षा तो मिल रही है, कुछ शारीरिक मनोरंजन भी है। 10 माताओं को कृपया वो मंच पे आए और हमारे पहले खेल का आनंद लें। निधि मैम, पहले खेल के लिए हमें केवल 10 माताओं का ही आवश्यकता है। उसके बाद बाकी जो भी रह जाते हैं फिर दूसरा खेल होगा, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगले खेल पे आप सभी तैयार हैं, आप सभी लोग भी आए और खेल का आनंद उठाएं। हम लोग का दूसरा होगा हम लोग का दूसरा होगा गेम। क्या पता इससे भी फनी हो। तो अपना मुक्के मारे वाला होगा। नहीं हम पहला खेल जो खेलने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेपो गेम। हमारे 10 प्रतियोगी यहाँ पे उपस्थित हैं। जिस तरह से हमारे छात्र करके दिखा रहे हैं, एरो का निशान इधर भी है, उस तरह से उस तरफ मुंह करके आपको पहुंचना है और ये लेके म्यूजिक खत्म होने से पहले ये काम कर लेना है। लोग स्टार्ट करेंगे। एक ही चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमारे दूसरे पर बढ़ जाएंगे। म्यूजिक खत्म होने पूछना है। जल्दी 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 चलिए प्रतिभागी और मानिए गए। हम तो कहेंगे आप पहले देख लीजिए, म्यूजिक स्टार्ट होने पे आपका आप खा लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, एरो आप देखते रहिए। हमारे किसी प्रतिभागी और मान लिए गए, अभी तक हमारे प्रतिभागी ही सही तरह से करके सही समय पे पहुंच पाएंगे। अभी फायदा नहीं बच्चों को दिखाई हो रहा था। बोल रहा मम्मी हम भी चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे ये हो गया। एक ही गोला 2 बार करना है ना। तो हमारे पीछे प्रतिभागी आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत गलत बदलाव समय में ही पहुंच गए हैं जी। हमारे अगले प्रतिभागी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे।
कैमरा फाउल हो गया है, वो कुछ आपने अपने सीट पे रखा। आप नहीं कर पाएंगे। बचपना याद आ गया, बचपना याद जैसा कि हमारा पहला खेल समाप्त हो चुका है, हमारे 10 प्रतिभागियों में से 4 प्रतिभागियों ने डिसाइडेड टाइम पे पहुंच के, म्यूजिक खत्म होने से पहले पहुंच के उचित निर्देशन के अनुसार खेल को समाप्त किया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर अनिता सर जी को कि आएँ और इनको पुरस्कृत करें। अपने विजेताओं का मैं नाम लेना चाहूँगा। पहली विजेता आशा रवि जी, बच्चे खुश हो जाएंगे, हम लोग आते दादी हम भी लेके आएंगे। सब तैयार है ये खेल। आशा रवि जी। मैं दूसरी विजेता हूँ सुधा मौर्य जी। इसके लिए दूसरी विजेता हूँ मधुबाला कुमारी। और हमारे चौथी विजेता हूँ बबीता जी। सभी का धन्यवाद, थैंक यू सर। अब हम अपने कार्यक्रम की सब उसको पहले से अपने डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी करते आए हैं। So today on this day we are going to discuss some of the important aspects of parenting that is going to strengthen our relationship with our children. तो जैसा कि सर ने सबसे पहले डिस्कस किया अभी आपसे छोटी सी चीज़ बोली, गुड टच और बैड टच के बारे। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, गुड टच और बैड टच, यानी कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। शायद हम जो कि एडल्ट हैं, हम सबको पता है कि एक अच्छा स्पर्श क्या होता है और एक बुरा स्पर्श क्या होता है। और जब ये कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए कई बार आवाज़ भी उठाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, तो हमें उन्हें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्पेसिफिकली उन्हें बतानी बहुत ज़रूरी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। हक करना ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन उनको ये पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है या नहीं, हमें इसके लिए क्वेश्चन कब करना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जैसे कि हम आपसे बताएंगे, तो पहले एक स्पष्ट संवाद होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ, यानी हमें उन्हें बताना होगा कि अच्छा स्पर्श क्या होता है और बुरा स्पर्श क्या होता है। जैसे कि गले लगाना हो गया, हाई फाई करना हो गया, ये हम एक अच्छा स्पर्श मानते हैं। लेकिन अगर कोई हमें मार रहा है या फिर हमारे किसी जगह को टच कर रहा है जहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं हैं, यानी कि वो बुरा स्पर्श, हम कंफर्टेबल नहीं है, यानी वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ हो गई कि हमें अपनी सीमा, यानी एक व्यक्ति का जो सीमा होता है उसका सम्मान करना, यानी हमें अपने बच्चों को बहुत ठीक से चीज़ें बतानी होगी कि यदि आप किसी भी चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार चीज़ें जो होती हैं बहुत दूर के लोग होते हैं या जिन्हें हम नहीं जान रहे हैं, ऐसा नहीं, कई बार हमारे बहुत करीब के लोग होते हैं और बच्चा हमारा कई बार सफ़र कर रहा होता है चीज़ों को, लेकिन वो नहीं बोलता, उसको लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, हमारे घर के ही तो हैं, है ना, वो श्योर नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं। तो बच्चों को ये बताना होगा कि आप अगर उसके लिए रेडी नहीं हो, यानी आप कंफर्टेबल नहीं हो, फिर से वही चीज़, तो आपको वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मना करना है, यानी नहीं बोलना है। बच्चों को ना बोलने आना चाहिए किस चीज़ के लिए जो ठीक नहीं है, ये हमें उन्हें गाइड करना होगा, हमें बताने की ज़रूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, वो अभी उनका जो माइंड है प्रोग्रेसिव है, वो भी ग्रोथ कर रहा है, वो चीज़ें सही गलत कितनी होनी चाहिए इतनी समझ भी उन्हें नहीं है, इसलिए एज अ पेरेंट हमारा काम यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमें उन्हें बताना ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों पे कहाँ कितना बोलना है, किस चीज़ को आपको मना कर देना है, रोक देना है। बच्चों को ये बताना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि उनके निजी अंग क्या है, यानी ऐसे कौन सी जगह हैं उनके बॉडी पार्ट्स में जिनके लिए दूसरे लोग अलाउड नहीं है उसे टच करने के। एक एज तक हमारे पेरेंट्स अलाउड है, क्योंकि हम नहाने में ड्रेस चेंज करने में वो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन
और सेकेंड चीज़ हो गई डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं, उसमें भी हमें पता है इवन हम जब एडल्ट होते हैं तो भी डॉक्टर्स अगर कोई फीमेल है वहाँ पे उनकी अटेंडेंट में ही हमें वो चेक करते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स भी अलाउड नहीं होते हैं कि बिना किसी फीमेल अटेंडेंट के वो हमें वहाँ पे अटेंड कर सकते। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे निजी हैं, यानी जो हम ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते या फिर जिससे ऐसे कोई भी उसको टच नहीं कर सकते। तो क्योंकि जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा उनको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा कि वो चीज़ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो उन्हें इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिन्हें दूसरे टच करने के लिए अलाउ नहीं है। चौथी चीज़, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है। हम जैसा एटमॉस्फेयर यानी कि हमें बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करें जिसमें वो इतने कंफर्टेबल हो कि वो आपसे आकर के सारी चीज़ें शेयर कर सकें। क्योंकि कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, या फिर हमें लगता है कि नहीं ये ऐसी दूसरा कहीं से सुन कर क्या है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं बच्चे। लेकिन सीरियसली कम से कम हमें उनकी बात को सुनना होगा। कम से कम आप भले उसके एक्शन आप भले बात नहीं करें, लेकिन कम से कम उसको एड्रेस करना जरूरी है। बच्चा हमारा क्या बोल रहा है, उसकी सीरियसनेस कितनी है, वो हमें समझना होगा एज एन एडल्ट, एज ए मदर। जब हम उसको समझेंगे तब जाकर के उसका कोई समाधान हम उससे दे पाएंगे। क्योंकि बच्चों को सब अगर ये अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता है, वो कहाँ जाता है? मान लीजिए वो आपके पास आए, आपसे उन्होंने अपनी बातें शेयर की, आपने उसको उतना एड्रेस नहीं किया, आपने उसको सोल्यूशन नहीं दिया, तो वो कहाँ जाएगा? अपने फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स यानी किस एज के हैं? उसके फ्रेंड यानी किस एज के हुए? उसी के एज के हुए। हम ये समझ सकते हैं कि उसके फ्रेंड जो उसी के एज के हैं, उनके सोचने की भी क्षमता कितनी होगी? उतनी ही होगी। उससे कुछ बहुत एकदम से मेच्योरिटी से तो वो बात करेंगे नहीं। तो उससे जो उसको सोल्यूशन मिलेगा वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, कई बार वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए तो वो समझदार समझ के अपने दोस्त के पास ही गया, ये मेरा दोस्त है, मैं उसको सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, ये मुझे गाइड कर देगी क्या करना है। अब चीज़ें वहाँ से जो मिल रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें वो अपनी सारी चीज़ें हमें बता सकें। गुड टच, बैड टच, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, क्योंकि जैसा कि शुरू में ही बोला, बच्चे समझ ही नहीं पाते। कई होंगे शायद हमारे बीच में भी जिनके साथ ऐसा बिल्कुल कभी ना कभी हुआ हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन वो बात रह जाती है, हम उसे बाहर ही नहीं बोल पाते। कई बार सोचना लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेगा, है ना? हम किसी से बोलेंगे अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो जो थॉट है जो कि अब ऐसा नहीं रहा, हम इतने अभी एक तरीके से बोल सकते हैं कि ओपनली चीज़ों को लेकर के हम अपने बच्चों से सारी बातें कर सकते हैं, हर एक चीज़ को लेकर। उसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे एज के हिसाब से चीज़ें हो सकती है। जैसे बहुत छोटे बच्चे, तो हमने कपड़ा जैसे हमने डाला था उसको लेकर के हम आ गए, बच्चे उसको सेपरेट तो कर ही सकते हैं, शर्ट्स आप अलग कर दो, पैंट्स आप अलग कर दो, है ना? अपने कपड़े आप शॉर्ट करके अलग कर लो। तो जो छोटे बच्चे हैं वो ये काम कर सकते हैं। जो थोड़े बड़े हैं अपने कपड़ों को फोल्ड करना सीख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें है ना। घर में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, अभी हो सकता है जितने हम बताएं उससे कहीं ज़्यादा आप हमें आइडियाज़ दे दें कि हम ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को घर की एक्टिविटीज़ में यानी घर के काम में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या लगता है ये एक्टिविटीज़ जब बच्चे घर पे करेंगे उससे उन्हें क्या बदलाव होगा या फिर क्या चीज़ें वो सीखेंगे? कोई भी चीज़ जो आपको समझ में आएगी, जीवन शैली अच्छी होगी बिल्कुल, है ना? वो चीज़ों को समझने लगेंगे, एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। क्योंकि जब तक हमारा बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं होगा तब तक क्या लगता है वो अपनी चीज़ें शेयर कर लेगा आपसे। उसके अंदर अगर डर है कि मैं चाहता कि मम्मी से अगर कुछ बोलूँगा तो पिटाई करेगी, या पापा से बोलूँगा तो मुझे गुस्सा करेंगे, मेरी पिटाई करेंगे, तो वो आपसे शेयर कर पाएगा क्या? नहीं, उसे एक डर लगेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, है ना? इसलिए वो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक खुली बातचीत, है ना? हम एकदम से ओपन होकर के, जैसा शुरू में ही मैम ने बोला कि कम से कम दिन में हम समय बिल्कुल बिताते हैं, हम पूरे समय बच्चों के साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा कहीं और रह रहा है, हम कहीं और रह रहे हैं, ऑब्वियसली हम उनके साथ हैं, लेकिन एक डीप कॉन्वर्सेशन, आप आराम से बच्चे के साथ बैठिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितने भी देर आप कंफर्टेबल हैं, आप थोड़ी देर उनके साथ बैठिए, उनकी चीज़ों को समझिए। आज आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको क्या अच्छा लगा, बिल्कुल हम थोड़े से नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा किनारे रखें। क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी वैसे काम करता है, हम अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिवली होकर के बात कर रहे होते हैं, बच्चा भी कुछ ऐसे ही सोचेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक बोलते हैं तो हमारे दिमाग में भी वैसे ही काम करता है, नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो हम नहीं होने वाले ज़्यादा सोचते हैं, हम कर लेंगे, है ना? मुझसे ये हो जाएगा, तो फिर हम उस डायरेक्शन में सोचते हैं कि मुझे ये कैसे करना है, मुझे कैसे फिनिश करना है, ठीक है? तो बच्चों के साथ एक बहुत ओपन होकर के बातचीत करनी जरूरी है। सेट बैठ करें, आराम से बैठिए, उससे बस बात कीजिए। बच्चे आपको इतने कंटेंट दे देंगे ना, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके पास दिन भर की खूब सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको पता ही है, स्कूल से आते हैं तो उनका चैप्टर बॉक्स चालू हो जाता है ना? वो एकदम से आकर के मम्मी ये, मम्मी वो, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मैम ने ये किया, आज उसने ये किया, उनका चालू रहता है। तो आप बस उसको समझिए,
जहाँ पे आपको लग रहा है उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत है, आप उन्हें करेक्ट कीजिए। जहाँ पे गाइड करने की ज़रूरत है वहाँ पे गाइड कीजिए। बहुत अच्छे से मतलब एक उनका समर्थन, सहानुभूति। जैसे कि बच्चा अगर किसी समस्या में है, अगर वो किसी प्रॉब्लम है, सबसे पहले शुरू में ही बोला कि हमें उनकी चीज़ों को एड्रेस करना, यानी हमें उनकी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, उनको फिर क्या होता है ना कि मम्मी ने सीरियसली मेरी बात को नहीं सुना, तो वो आपके पास जब बात करने आते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली मेरी बात को सुना नहीं किया, तो उसको बहुत इत्मीनान से सुना जरूरी है, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं, उनकी बात इंपॉर्टेंट है ना। मैं अपनी बात लेकर गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पेरेंट्स के लिए, उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। एक तरीके से पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। कई बार हम खुद चीज़ें आती हैं, बच्चा प्रॉब्लम में है, हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि हमारा रिएक्शन कई बार बहुत अलग हो जाता है। तो आप चीज़ों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लीजिए। हमारा एक्शन, बिल्कुल हम एक्शन देते हैं चीज़ों को, लेकिन समय के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, जब गुस्से में होते हैं, आप एक चीज़ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, जब जो रिएक्शन हमारा गुस्से में होता है और जब हम उसको थोड़ा समय दे करके उसके बाद जब लेते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। गुस्से में क्योंकि वो इम्पल्सिव रिएक्शन निकलता है हमारा, और जब आप थोड़ा सा समय दे देते हैं, यानी आप सोच करके, समझ करके फिर उससे एक्शन लेते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको अलग मिलता है। ठीक है, हमें बातचीत ही करनी है, ज़रूरी है कि उसको एकदम से चिल्ला करके या फिर गुस्से में बात करें, लेकिन आराम से चीज़ों को उसको बदला करें। हम चीज़ें बहुत आराम से जब डील कर सकते हैं, इसलिए हम इतने केपेबल हैं, हम इतने समझदार हैं कि हम समझदारी से चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, तो हम क्यों करके हल्ला गुल्ला करते हैं। वही बोला, जैसे एक विश्वास बच्चों में होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स तैयार होकर वो हमारे साथ हैं, हमारी चीज़ों को सुन रहे हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे, हम कहीं भी प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन वही बोला कि एक डिफरेंस कि बच्चा अगर कहीं पर गलत है, कई बार होता है कि हम बच्चों की सपोर्ट करने के लिए किसी से उसकी मान से लड़ाई हुई और हम सामने वाले को नहीं सुनते हैं, वन साइडेड सुन करके हम एकदम से कोई रिएक्शन दे जाते हैं। तो वही बोला, पहले थोड़ा सा पेशेंस सिखाया चीज़ों में, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। हम दोनों को चीज़ें सुन लेंगे, हम उसके बाद चीज़ें करेंगे, है ना। तो हमें अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी होगी, उनको पता होते हुए, उनको उनके सामने होगा ये सारी मुझसे लगता है गलती होगी, उसको पता होगा गलती एक्सेप्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक्स अपने हमें मान लेंगे, और हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। हम अपनी चीज़ें अगर मैनेज नहीं रखेंगे, बच्चा तो वही देख रहा है कि चीज़ें कुछ प्रॉपर नहीं है, घर पे सब चीज़ें अस्त व्यस्त चल रही है, उसका भी कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। हमें बच्चों का भी एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, साथ में हमारा खुद का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे बच्चा देख करके चीज़ें सीखे। वही बोला, बहुत सारी किस्में हैं, आपका ईमानदार होना, है ना, आपके मॉरल वैल्यूज। बच्चे हर एक चीज़ें घर से ही सीख रहे हैं। घर पे अगर पता है कि सब लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, तो एक अकेला वो 9 बजे नहीं उठेगा। घर पे सब लोग सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उसको जुड़ जाएगा। घर पे सब लोग समय से 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, तो वो भी सो जाएगा, वो अकेला 12 बजे तक नहीं चलेगा। तो हमें क्या होता है, हमारे अपनी चीज़ें, हमारे जो भी शेड्यूल्स हैं, उसको प्रॉपर करना होगा। हमें अपने रूल्स ऐसे सेट करने होंगे जो हमें हमारे बच्चों में देखने हैं। एनीवन, जो ऐसे 5 क्वालिटी जो आपको लग रहा है कि आपके अंदर जो है वो आपके बच्चे में होना चाहिए। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जो आपके अंदर है, वो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा मेरी इन चीज़ों को सीखे और उसके अंदर ये चीज़ें, कोशिश उम्मीद है कुछ चीज़ें ऑलरेडी होंगी, लेकिन एनीवन टाइम टेबल आपके अंदर है, ये चीज़ ना जी, तो मैम के अंदर ये चीज़ है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई उनका बच्चा भी उस चीज़ को सीखे। टाइमिंग को ही लेकर के था जी, प्रॉपरली उसको अरेंज करना। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ उठाई, कई बार हम यहाँ से उठाते हैं, उसको जा करके जहाँ पे यूज़ किया वहीं छोड़ दिया, तो आप चीज़ें अपनी जहाँ पे से वेल ऑर्गेनाइज आप होनी चाहिए। जैसे कि मैम, तो अभी देखिए यहाँ पे म्यूजिकल चेयर गेम होने वाला है, जिसमें 10 लोग को बुलाया गया था, लेकिन उधर ही आगे साइड जो है 10 से ज़्यादा हो गए थे, तो हम लोग को चांस ही नहीं मिला, तो वो लोग चली गई हैं। इसमें से भी देखिए अभी ज़्यादा लोग चली गई हैं और नीचे आएंगे, और कुछ रहेंगे 13-14 लोग। तो अभी म्यूजिकल चेयर गेम होगा, अब नेक्स्ट गेम में हम लोग जाएंगे। 12 लोग की चेयर 10 है। सबको बैठना, 2 लोग निकल जाएंगे। जो नहीं बैठ पाएगा वही तो अब निकलेगा, हाँ, फाउल होगा। 2 लोग निकलेंगे। हाँ So, Ramesh sir, can start the game. जल्दी चले, धीरे रहेंगे तो आप वहीं पे अटके रहेंगे, पीछे आइए, आगे आइए, पूरी चेयर खाली है, और आगे चलिए, जल्दी चलिए।
हमें सर वॉल्यूम थोड़ा चेक करें म्यूजिक का। जी ये चलिए एक बैठेंगे और रिफ्रेशमेंट बिल्कुल चाय पीछे चले करिए। और जैसा बोल रहा है करते रहें अपने इसके अभियान में आगे बढ़ानी है उनको चेयर करते रहें। म्यूजिक चालू हो गया है, चल नहीं रही है। म्यूजिक बजते ही आप लोग चलने लगेंगे, चेयर पे बैठे रहेंगे और जैसे म्यूजिक बंद होती है आप लोग जो भी चेयर खाली है वहाँ बैठ जाएंगे। चलिए आगे रुके नहीं, म्यूजिक चल रहा है। गोदी में बैठ गई थी क्या? चेयर पे बैठा रहेगा, म्यूजिक चलने के बाद भी वो बहुत मन दिया जाएगा। इसलिए म्यूजिक चलते ही आप लोग चले गए और म्यूजिक के रुकते ही आप लोग मेरी चेयर खाली बैठ जाए और चेयर आप लोग को करना है, चलते रहना है। आपके आगे लोग करवानी है, उनका ख्याल रखें। जिनको चैलेंज थी वो पता ही अपने ऑडियंस वाले चेयर पे लग गए। कुछ इमोशनल आप लोगों को छोटे जाना है या फिर बहुत फॉल मारना है, कुछ आप इंतजार करो मुझे बहुत पता नहीं फॉल मांगी जाएगा। लेकिन अच्छा म्यूजिक स्टार्ट करिए, आप लोग कदम ये स्टार्ट करना चाहिए।
गाना ही नहीं बज रहा है तो भी घूम रही है। ऑडियंस फाइनल की पार्टिसिपेंट है, तो सारी हाथ हमको तैयार हैं, शेयर करें, ये मिनट से संगीत का वाला एक रहा है। कोई तक तो मैं बता रहा हूं। पहले साड़ी वाली हमारे बीच दो प्रतिभागी हैं, जिन्हें बताता हूं कि कैसे करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करना चाहिए था इन विषय की विनर रही है और तीसरा ही होना चाहिए। मैं आगे करना चाहूँगा शाइन मैम को दिखाएं प्रीति विजेताओं को प्रस्तुत करें। अच्छे से चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी का देहांत, मतलब कि अनिल के पिताजी का देहांत। पिताजी के देहांत के बाद अनिल की माता जी थोड़ा शांत रहने लगी, मन नहीं लगता था, धीरे धीरे बीमार रहने लगे। जॉब के सिलसिले में अनिल को अक्सर बाहर आना जाना होता रहता। अनिल जी अक्सर अपने काम को लेकर के आउट ऑफ स्टेशन जाया करते थे। अभी क्या हुआ कि सीन ऐसा बना कि अनिल को आउट ऑफ इंडिया जाना था सेटल होने के लिए, लेकिन क्योंकि माता जी घर पे अकेली थी तो छवि और अनिल फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कैसे किया जाए। अल्टीमेटली इन दोनों ने डिसाइड किया कि माता जी को वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं और हम दोनों निकल जाते हैं। और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही उन्होंने किया। माता जी को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया और वो दोनों चले गए। समय बीतता गया, माता जी को कभी कभार फोन आता था, संडे को, सैटरडे को। वो हमेशा इंतजार में रहते थे कि अनिल फोन करेगा, और धीरे धीरे ये फोन करने का सिलसिला कम होता चला, कम कम कम। एक वक्त ऐसा भी आया कि माता जी निहार रही हैं, रास्ता देख रही हैं, फोन देख रही हैं, लेकिन कॉल्स मैसेजेस कुछ भी नहीं। जी समय बीतता गया, माता जी और बीमार हुई और उनका ठीक नहीं, बच्चे नहीं है। अनिल अपने किसी काम के सिलसिले में वापस जब इंडिया आया, उसे पता चला कि मेरी माता जी गुजर चुकी है। ऑर्फनेज गया, वृद्धाश्रम गया, तो वहां जब उसने अपनी माता जी के बारे में इंक्वायरी किया तो जो वार्डन थे उन्होंने एक चिट्ठी दिया अनिल को कि आपकी माता जी ने ये चिट्ठी आपके लिए छोड़ा है और इस चिट्ठी को आप ले लीजिए। अनिल ने चिट्ठी देखा, खोला। मैं आपको बताता हूं कि चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे अनिल, मैंने तुम्हारा खूब इंतजार किया। यहाँ पे वृद्धाश्रम में ये जो गद्दे हैं फट गए, बहुत तकलीफ होती थी सोने में, मैं तो फर्श पे सो जाती थी। यहाँ जो पंखा लगा हुआ है वो भी चलता ही नहीं, बस ऐसे ही काम कर रहा है। कुछ ऐसी ही चीजों को उन्होंने चिट्ठी में बताया और लास्ट में मेंशन किया, बताया कि बेटा कुछ भी करके तुम ये गद्दे, ये पंखे, पीने का साफ पानी इस वृद्धाश्रम में जरूर व्यवस्था करवाना। क्या होगा कि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा जब बड़ा हो, बूढ़ा हो, और उसके बेटे जब मेरे बेटे को वृद्धाश्रम में छोड़ने आए तो कम से कम उसको तो वो फैसिलिटी मिले जो मेरे को नहीं मिली। सो दैट इज द पावर ऑफ मदर। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या सोचती है बेहतर जानते हैं आप खुद के माँ। हम कुछ टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये मदर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों, वाई, क्यों जरूरत थी इस प्रोग्राम की?
आमतौर पे होता क्या है कि हम टीचर्स क्लासेस में अपने क्लासेस लेते रहते हैं, पेरेंट्स से कभी मौका ही नहीं मिलता बातचीत करने का। तो जो कम्युनिकेशन बातचीत एक तरफा हो जाती है हमारे तरफ से, ये मदर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप भी अपनी बातें हमसे शेयर करें। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मदर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज दिस। हम पीटीएम के बारे में भी बात करना चाहेंगे। कोई भी एग्जाम स्कूल में कंडक्ट होता है तो पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको पता है पीटीएम क्यों करते हैं? हम आप इसे कोई बताना चाहेंगे? पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग क्यों करते हैं? बताइए, हम पीटीएम क्यों करते हैं? यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। हर वो चीज जो हम क्लास में बच्चों को सिखाते हैं वो कॉपी में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको अपने टीचर से रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। हम काइट्स राइज पब्लिक स्कूल में आपको जानकारी देते हैं, डायरेक्टर सर हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर टीचर सुबह आधे घंटे पहले यहाँ पे स्कूल में आ जाता है बच्चों के आने से पहले। पर्पस हमारा ये है कि इस दौरान अगर कोई पेरेंट्स हमसे मिलना चाहे तो हम अवेलेबल रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्कूल खत्म हो जाने के बाद, छुट्टी हो जाने के बाद भी आधा घंटा हम यहाँ पे बैठे रहते हैं बच्चों के जाने के बाद, कि अगर कोई भी पेरेंट्स चाहे जब चाहे हम टीचर से मिल सकता है। पर्पस बच्चे के एकेडमिक डेवलपमेंट को लेकर के ही नहीं है, बल्कि हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी। कारण ये है, घर पे जैसा कि साहिल मैम ने बताया कि बच्चों को टास्क दीजिए। हम अथॉरिटी को तब फील करते हैं जब हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। बिना जिम्मेदारी के कोई भी बच्चा अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। जिम्मेदारी का मतलब ये कि घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, ये कोई जेंडर रोल नहीं है कि लड़की है तो लड़की करेगी। ये बेसिक लाइफ स्किल है जो कि लड़के को भी आना चाहिए और लड़की को भी आना चाहिए। ये बात आप बच्चों को बताइए। ये कतई जेंडर रोल नहीं है। अपने खुद के जूठे बर्तन साफ करना हमारे घर में लड़की का काम नहीं है। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमको बच्चों को बताना पड़ेगा। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। दिस आर नॉट जेंडर रोल्स। ये लड़की ही लड़की करेगी, नॉट एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों को एकेडमिक्स में तो फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी तो फोकस करते हैं, लेकिन स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई के अलावा भी स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम हम करते हैं। ये स्टेज है जहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है। यहाँ पे बच्चे तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। कोई स्पीच देता है, कोई डिबेट करता है। बगल में आपने ग्राउंड देखा होगा, ग्राउंड में हर तरह के स्पोर्ट्स हम यहाँ के आरपीएस में ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को आपके तरफ से ये बढ़ावा देना है कि बेटा या बेटी हर चीज में जो स्कूल की तरफ से इवेंट्स हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट जरूर करें। जीतने हारने के लिए नहीं, बल्कि खुद की ओवरऑल डेवलपमेंट। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बुक्स, पेन, पेंसिल से नहीं आएगा, बल्कि बच्चा जब पूरी तरीके से स्कूल के हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा वो डेवलपमेंट होगा बच्चे। पता चला आपका बच्चा टॉपर तो है क्लास का, समाज में किसी से मिलता जुलता नहीं, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, इस काम का है वो टॉपर। ऐसे टॉपर्स नहीं बनाना है हमें। तो आपको इन बातों का भी एक और बात छोटी सी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी सर भी अपना बात रखेंगे। आमतौर पे हम अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं कि देखो गुप्ता जी की बिटिया इतना अच्छा नंबर लाई है और आप देखो अपना। मेरा सवाल है क्यों? हम सबको किसने बनाया? हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर को अगर लगता कि ये दूसरे रोल में ज्यादा फिट बैठेंगी तो आपको उस तरीके से पैदा किया जाता, लेकिन ना। The time when you are starting comparing yourself with others, that means you are not insulting yourself, you are insulting God. हिंदी में कि जिस वक्त आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे होते हैं या अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से कर रहे होते हैं तो आप तो सीधा सीधा भगवान का बुराई कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन हो, लेकिन पॉजिटिव कंपैरिजन। हम ये नेगेटिविटी बच्चे के मन में नहीं डालते कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल मैम ने कहा
कहा कि छोटी छोटी बातें, बच्चे की छोटी छोटी बातों पे सेलिब्रेशन होना चाहिए। आप अप्रिशिएट कीजिए उन्हें, ये अप्रिशिएशन उसको अगला बड़ा स्टेप उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। ये बातें हर पेरेंट्स को एकदम से मालूम होनी चाहिए। हम रोल मॉडल हैं अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के, टीचर। उसी तरीके से माँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे की पहली शिक्षा उसकी माँ होती है। आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप अगर आत्मनिर्भर हैं तो ये और अच्छी बात है। आप रोल मॉडल कैसे बनाते हैं? एक छोटी सी स्टोरी है। एक ट्रेन में दो फैमिली ट्रैवल कर रहे थे आमने सामने की सीट। एक परिवार था जिसमें मम्मी उसकी एक बुक पढ़ रही थी और उनका बच्चा भी बगल में बैठ के बुक पढ़ रहा। सामने वाली फैमिली लगातार मम्मी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी और उनका बच्चा भी रील्स देख रहा। ये बहुत देर तक चला क्योंकि अगला स्टेशन बहुत दूर तक था। तो ना चाहते हुए भी वो मम्मी जो मोबाइल कर रही थी उनको अच्छा लगा सामने वाला बच्चा। यार ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है? उनसे रहा नहीं गया तो सामने वाली मम्मी सुन रही थी, ये ऐसा कैसा हो रहा है? आपका बच्चा जैसे लगातार पढ़ रहा है और तो पता नहीं आप कहते क्यों उन्होंने 15 मिनट बोला, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे वर्ष होगा, सबसे गंदा होगा कि आप सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बिताएं। क्योंकि इसके तुलना में चलिए आ जाइए मोबाइल पे, आपने से सोशल मीडिया पे मोबाइल पे आपका जो टाइम खर्च हो रहा है तो लगभग कितना होता है? लगभग हर एक का अलग होगा। किसी का 1 घंटा होगा, किसी का 2 घंटा होगा, किसी का 4-4 घंटा होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पास तुलना कर लेते हैं और तुलना इस बात की करते हैं कि मेरे जीवन में मेरे मोबाइल से मुझे क्या मिला है और मेरे जीवन का बहुमूल्य समय 4 घंटे का समय, 2 घंटे का समय मुझे पहले किस पे खर्च करना है? अपने बच्चे पे खर्च करना है या मोबाइल के साथ खर्च करना है? तो जब आप इस तुलना को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए आंसर जो है एक कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आएगा कि मुझे बच्चे पे खर्च करना है। अच्छा चलो वो भी ठीक है कि आपने मोबाइल पे 4 घंटे खर्च किए, मिला क्या उसके बदले? रिजल्ट आना चाहिए ना। तो कुछ लाइक हो सकता है, ठीक है, कुछ अच्छे कमेंट हो सकते हैं। क्या कीजिएगा उस लाइक का? मतलब लाइक मेल आता है, उसमें आपको कुछ कंटेंट देखना है तो अलग विषय है, लेकिन फिर कंटेंट ही देखना है। सबके लिए अलग अलग नीड है। तो पहला काम करना है कि खुद कम देखना है, तब हम बच्चों को बता पाएंगे। दूसरा चीज, कुछ नॉर्म्स बनाइए कि अगर मोबाइल मुझे बच्चे को देना ही है तो उसका टाइम लिमिट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस के बाद, टाइम लिमिट के बाद उसे वापस लीजिए। तीसरा मैंने बताया, कुछ मामलों में मजबूर माँ नहीं बनिए, मजबूत बनिए। वो जो बोल रहा है उसी को हमको सुनना है, वो जो बोल रहा है उसी को मुझे करना पड़ रहा है, ये सब फालतू चीजें हैं। इससे मैं इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एक लड़का जो छोटा बच्चा जो बचपन में छोटी छोटी चोरियां करता था, जैसे स्कूल से पेंसिल ले आया, इरेजर ले आया, तो मम्मी उसको बोलती नहीं थी, बड़ा खुश होती थी कि अच्छा ठीक है इसने पेंसिल ले आया, किसी को कॉपी उठा के ले आया। धीरे धीरे करके उसकी ये हैबिट जो है बढ़ती गई और बड़ा होकर चोर हो गया। अब बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। तो जब बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा तो स्वाभाविक है एक दिन तो पकड़ा जाना है, तो तय है, तो पकड़ा गया, उसको जेल हो गया, जेल में चला गया। तो उसकी माँ उनसे मिलने आती, लेकिन वो जेलर उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी माँ जो है आपसे मिलने आई, तो मना कर देता है कि मुझे नहीं मिला। तो जेलर को बड़ा आश्चर्य होता है, वो सरप्राइज होता है कि कैसा लड़का है, माँ से नहीं मिलना चाहता। तो उससे पूछा जाता है कि भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे? तो उसने कहा कि बचपन में मैं जब छोटी छोटी चोरियां कर रहा था, अगर उसी समय मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मार के बोला होता कि गलत है, नहीं करना है तुमको, तो शायद आज मैं जेल में नहीं होता। उसने उस समय मुझे उसके लिए नहीं कहा, नहीं बोला, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया, इसलिए आज मैं चोर हूँ। तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि एक मजबूर माँ कि हाँ जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं करना है। एक तो सोशल मीडिया का विषय मैंने बताया, दूसरा है बच्चों को सोशल बनाइए। सोशल बनाने का मतलब ये है कि कहीं भी कोई अच्छी चीजें हो रही हो, कुछ भी अच्छा इवेंट हो रहा हो, बहुत सारे सोशल वर्क होते हैं, उसको ले जाइए, दिखाइए। कोई हैंडीकैप्ट का, दिव्यांगों का कोई कार्य आप उसमें मान लीजिए जा रहे हैं, कहीं हो रहा है कि वहाँ कुछ लोग खिलवाड़ ले जाते हैं, उसको ले जाइए, उसको ले जाके दिखाइए कि तुम कितना प्रिविलेज हो, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। उसके जीवन का दुख दिखाइए उसको कई बार समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या मिल रहा है।
उसको लगता है कि सब तो अच्छा ही चल रहा है, जो मिल रहा है उनको वहां ले जाइए जहां बच्चे पढ़ने मिल रहे हैं। कचरे में से पढ़ने मिलते हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उनके पिता उनको पीट रहे हैं, शराब पी के उसको पीट रहे हैं, पढ़ने का कोई अवसर उसके पास नहीं है। ले जाइए, दिखाइए, कहें उसको बताइए कि देखो ये भी लोग हैं, तुम कितने प्रिविलेज हो, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है कि तुमको पढ़ने के लिए कॉपी मिल रहा है, पेन मिल रहा है, पुस्तक मिल रही है, सारा सुख सुविधा हमने दिया, इसलिए तुम एजुकेशन ले सको। ये जब तक दिखाएंगे नहीं उनको समझ में आएगा कि पूरा लाइफ तो ऐसे ही होता है। और जब तक ये सीखेगा समझेगा तब तक हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए। तो सोशल उसको बनाने के लिए ऐसे अलग अलग जगह पे जहां इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहां उसको प्रैक्टिकली ले जाइए, दिखाइए। दूसरा चीज, फैमिली इंपॉर्टेंट है, एकदम खुद तक सीमित मत रखिए। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मुझे इससे ज्यादा किसी से लेना देना नहीं। कई लोग बोलते हैं तो मैं बाकी लोगों से मतलब नहीं रखती, तो कौन सा उसमें पहाड़ का काम निकलेगा, अचीवमेंट का काम है, कौन सा उसके लिए मैं पुरस्कार आपको देगा? नहीं रखते तो आप बेवकूफ नहीं, सॉरी टू से रखिए। समाज, आप सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही जाना है तो जंगल चले जाइए, अकेले रहिए। अगर समाज में है तो अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, ठीक है, हम बहुत ज्यादा मतलब इसका ना रखें कि उनके इंटरनल फैमिली में क्या चल रहा है, उससे मतलब मत रखिए। लेकिन सामान्य व्यवहार, बोलचाल, वो तो होना ही चाहिए। आज तक जो नई जनरेशन के अभी बच्चे आ रहे हैं उनको बेचारे को पता नहीं होता है कि कई रिश्ते ही खत्म हो गए। मौसी क्या होती है, चचा क्या होते हैं, ताऊ क्या होते हैं, मौसा जी कौन है, मामा जी क्या है, इतना कम मिलते हैं कि कई बार तो पहचानते तक नहीं। ये भी मेरे रिश्तेदार है, कई अचानक आ जाते हैं, बताना पड़ता है ये भी तुम्हारे भैया लगते हैं, ऐसे बताते हैं कि ये तुम्हारे भैया लगते हैं, क्योंकि वो चचा जी के वो लड़का है, वो मिला ही नहीं। अच्छा, जब भी छुट्टी मिले ना, गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ऐसे भी छुट्टी, तो कोशिश करो कि शिमला उमला तो घुमाओ उसको, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी घुमाइए। मेकिंग सोशल, नहीं सोशल बनाएंगे तो सरफराज जी ने जो कहा ना, क्योंकि आपने उसकी आदत क्या डेवलप अकेले रहने की, तो बाद में जब उसकी शादी होगी, उसके पति पत्नी बच्चे होंगे, तो आपके साथ कैसे रहेंगे? आप कौन सा उनके दादाजी के साथ रह रहे हैं? आप उनके जब दादाजी के साथ नहीं रह रहे थे, उनकी दादी के साथ नहीं रह रहे थे, इसका मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रह रहे थे, और बच्चे से उम्मीद करते हो आपको साथ में लेके चलेंगे। ये दिमाग में ये सब फालतू की चीजें अगर थोड़ा भी है ना, हटा दो। ये तो स्टोरी, अभी आपने कहानी सुनी ना, कहानी और हकीकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। कौन सी कहानी आपके जीवन की हकीकत बन जाए तो बाद में समझ में आए। तो मेडिकल सोशल, उनको थोड़ा सा समाज से जोड़िए। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, पिछले लगभग 20 साल से बोल रहा हूँ कि आप जैसे सब हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारी मम्मी बोलती है या पिताजी बोलते हैं कि सब हम लोग तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, इंग्लिश मीडियम से है नहीं, तो बच्चों को क्या पढ़ें? कोई आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 काम कीजिए और सिर्फ 10 मिनट का काम है। कितने मिनट का? हाँ, उधर से मुझे आंसर भी चाहिए, इसलिए थोड़ा 10 मिनट आपको बोलना पड़ेगा। 10 मिनट का काम है। क्या काम है मैं बताता हूँ आपको। उनका बैग लीजिए, बैग में से सारी कॉपीज निकालिए, ठीक, सारे बुक निकाल लीजिए। उसे एक काम, पहला काम ये होगा कि जब आप इतना करेंगे तो उसके बैग में कोई अनावश्यक चीज तो नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। कई बार बच्चे बैग में कुछ अनावश्यक सामग्री रखते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो आपको एक तो वो जानकारी मिलेगी। दूसरा, उसका पूरा कॉपी किताब व्यवस्थित है कि नहीं वो आप देख पाएंगे। तीसरा, उसका कॉपी निकालिए और देखना शुरू कीजिए उलट के उसको कि किस डेट तक, डेट के लिए उसको कंपल्सरी बोले, बोलो बेटा डेट लिखो उसमें। तो मान लो आज कितना तारीख है? 31। अब देखते हैं कि 19 तारीख तक उसके कॉपी में लिखा हुआ, 19 तारीख के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसके बाद उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या 19 के बाद कुछ पढ़ाई नहीं हुई क्या? 19 के बाद खाली है पूरा, आज 31 हो गया, 10-11 दिन हो गए, तो अब आप क्या करोगे? उससे पूछेंगे कि बेटा ये 19 के बाद कुछ लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा? तो आपको बोलेगा कि मम्मी पढ़ाई नहीं, या मम्मी कुछ एग्जाम चल रहा था, कुछ तो बताएगा ना। जब आपको बताएगा तो आपके पास 2 विकल्प होगा, या तो उसकी बात को आप मान लेंगे, अगर मान लेना है आपको लगेगा, या आपका मन कहेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? आप टीचर से बात करेंगे और आपको सच पता चलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअली। इतना करने के लिए कि उसका कॉपी चेक है कि नहीं, जब हम कॉपी खोलते हैं तो उसमें चेक किया होता है। इसके लिए कौन सा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है? हमको बस ये देखना है कि इसका कॉपी चेक है कि नहीं, इसके लिए कौन सी डिग्री आपको, कौन इसमें से है जो यही नहीं देख सकता।
डेट है कि नहीं ये कौन नहीं देख सकता, और अगर चेक नहीं है तो उससे पूछने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए आपको, कौन सा एजुकेशन चाहिए। ये सब करने में अगर डेली बेसिस पे आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसका डेली बेसिस पे हम कॉपी देख रहे हैं चेक है कि नहीं, अगला डेट में क्या क्या लिखा है, अभी तक क्या क्या किया है, कोई नोट तो नहीं आया टीचर का, पूरी डायरी लिखो, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ नोट लिखा हुआ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मुझे लगता है ठीक है हम उसको नहीं पढ़ा, किसी को पढ़ाएंगे देखिए इस पर नोट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, कोई कंप्लेन तो नहीं है, कहीं मुझे बुलाया तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं है। ये सब करने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट। कितना लगेगा, कॉपी निकाल के बस देख लेना। अगर इतना आप डेली बेसिस पे करेंगे, आप विश्वास करो आपको बहुत ज्यादा इससे ज्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं है, उतना में काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बच्चों को भी पता होगा कि मम्मी को थोड़ी बात कर लेंगे, कुछ भी होता है गड़बड़ झूठ में बोल नहीं सकता, बोलेंगे वहां बात कर लेंगे। ये भय उसके अंदर होना चाहिए। मैं जो बोल लेता हूँ वही मम्मी मान लेती है, ऐसा नहीं, क्रॉस की डिस्कशन। लास्ट एक टॉपिक है कि बच्चों के लर्निंग पे फोकस करें। परसेंटेज के चक्कर में मत करो, परसेंटेज के चक्कर में बहुत गड़बड़ होता है। और अंतिम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दुनिया में एक नहीं हजारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपने स्कूल टाइम में परसेंटेज अच्छी नहीं थी और बाद में जो वहां के टॉपर उस स्कूल के थे उसी की कंपनी में काम। एक नहीं लाखों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो पूरी दुनिया उनके सिद्धांतों को, उनके प्रयोग को अपने क्लास में पढ़ाती है। इसलिए अविश्वास करना ये कुछ नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप कौन होते हैं तय करने वाले, इसके भाग्य में क्या है। हम लोग को तुरंत में जो प्रे कर जाता है कई बार, उसको भी ये नहीं बोलते कि ये कुछ नहीं करेगा। इंसान है, कब उसके मस्तिष्क में क्या आ जाए, हम कौन होते हैं उसका भविष्य तय करने वाले। हम सिर्फ उसमें सहयोगी हो सकते हैं। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, उसको भाग्य विधाता नहीं बनाया। आप ध्यान रखिए, माता पिता है, ठीक है। मैं इसीलिए बोला था कि बच्चों को घर पे छोड़ के आना है। कुछ चीजें मैं सिर्फ आप ही से बात करूँ, मैं नहीं चाहता था बच्चे से। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, एक माध्यम बनाया है, आप खुद भगवान नहीं है। बच्चों को अगर मुझे बोलना होता तो मैं ये बोलता कि नहीं वो है, लेकिन मैं आप उसको कंट्रोल मत कीजिए। आप मत तय कीजिए कि उसको क्या करना है। आप ये मत बोलिए कि वो नहीं कर सकता, आप नहीं किए होंगे उसके बारे में कैसे बोल सकते। और कई बार थोड़ा सा अपना भी तुलना कर लिया करो कि मैं अपने समय पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा तो सारा बच्चा ही करेगा, लालच पैदा होगा क्या। तो थोड़ी सच्चाई करनी होती है। इन लोगों ने बहुत प्यार से आपको बोला, जिसमें बिस्किट वगैरह खिला के कुछ मीठा मीठा तो मुझे लगा ज़्यादा मीठा आजकल पता नहीं शुगर मैदा, तो थोड़ी कड़वी की चीज़ें आ जाए, नीम पत्ती वगैरह भी खानी चाहिए। तो जिन चीज़ों को मैंने बोला कि ग्रेड से ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना, लर्निंग पे। सीखिए, लर्निंग होनी चाहिए। बेटा तुम सीखो, छोड़ो परसेंटेज का मुझे इशू नहीं, तुमको ये चीज़ आना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर उसका क्लियर हो गया तो वो लिख लेगा, कर लेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो जितना विषय मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा सा शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहला टॉपिक कौन सा था, मैं आपसे थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, चेकिंग करा रहे हैं आपको। चलिए बताइए, सबसे पहला क्या था, सोशल मीडिया में आपको क्या करना है, पहले अपने लिए क्या करना है, अपने ही सतर्क रहना है, मोबाइल कम यूज करना है, लिमिटेड नहीं देखना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लिमिट कीजिए उसको। अगर मेरा 4 घंटा बीत रहा है तो गंदा है, वो आधे घंटे पे आ जाना चाहिए, सुबह शाम मिला के आधे घंटे देखिए सफिशिएंट है। दूसरा पहला चीज ये बता दिया। दूसरा चीज बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, छोटा स्क्रीन नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि उसको बड़ा स्क्रीन दे, ताकि मैं भी दूर से देखूं कि वो कर क्या रहा है। अगर संभव है तो कंप्यूटर छोड़ के, सॉरी ये मोबाइल छोड़ के कंप्यूटर वगैरह डेस्कटॉप जो है उनको अवेलेबल कराएंगे। तीसरा उसके लिए रूल बनाएंगे, ये बोला था ना, क्या रूल बनाना है। पहला, बिना पूछे परमिशन के मोबाइल नहीं लेगा। परमिशन देते समय क्या करना है, आपको पूछना है। क्या पूछना है, किस चीज के लिए, और जब वो हो जाए तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको क्या करना है, अगर ना करे तो। सर एक टॉपिक बोला कि अबला मत बनिए, मजबूर बनिए। बच्चों की कुछ
एक्टिविटी होती है, जब हम कंप्लेंट करते हैं टीचर के पास तो टीचर उन्हें थोड़ा सा पनिश करते हैं, तो माँ को थोड़ा सा दर्द होता है और वहाँ पे आपको मजबूत होना है और बच्चों को समझाना भी है, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है और चेक करते रहिए। और बाकी आप लोग समझदार हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी लास्ट एक्टिविटी होने जा रहा है। एक गेम और हुआ था जिसमें मैं भी गई थी, लेकिन मैं अपने बगल वाली को अपना मोबाइल दी थी कि वीडियो शूट करे, लेकिन वो कैमरा चालू करना ही भूल गई थी और मैंने चालू करके दिया था तो उन्होंने चालू करने के चक्कर में बंद कर दिया, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मतलब मेरा गेम वाला वीडियो नहीं बन पाया। स्कूल वाले शूट किए हैं, अगर होगा तो मुझे मिलेगा तो मैं डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रहा है जिसमें सर बताएंगे, मतलब इशारा करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो लोग मतलब एक दूसरे को बताएंगी जिससे लास्ट में शायद चेंज हो जाए। तो वही वाला एक्टिविटी हो रहा है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बता ही नहीं पा रही है। सीधा संवाद पे विश्वास कीजिए। 10 लोग के बीच का विषय जाएगा तो ऐसे ही होगा। मैंने ऐसा तो इनको बिल्कुल नहीं बोला था, ऐसा कोई एक्शन ही नहीं किया था जो धीरे धीरे पूरा क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। जब हम आपके और दूसरे के बीच में कोई तीसरा आके अगर कम्युनिकेशन करना शुरू करे तो हमेशा वो बिगड़ता ही है। तो बेहतर कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट बात करें। टीचर और पेरेंट्स इनके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, नहीं। हम डायरेक्ट मैम से बात करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से बात कर लेंगे, मैडम से बात करेंगे, तो आपका विषय ठीक भी होगा और इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही होता है जिंदगी में। तो आपको ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा से एंजॉय किया। हाँ, बच्चे चॉकलेट खाएंगे। सभी ने डायरेक्टर सर की एक्शन को गलत तरीके से कन्वे किया, उसके लिए डायरेक्टर सर बहुत खुश हैं और सभी को चॉकलेट प्रदान करना चाहते हैं। धीरे से जी चलो कॉल करेंगी क्या हमारे हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचवाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। अब मैं जा रही हूँ घर, भैया लेने आने वाले हैं, तो देखते हैं जहाँ तक वो आएंगे। जहाँ तक मैं जा रही हूँ पैदल, जहाँ मिलेंगे वहीं बैठ जाऊँगी गाड़ी पे।
ये है तन्वी मानवी का स्कूल, देखिए। तो मैं अभी जा रही हूँ घर पे। चुक्कू के स्कूल में चली गई थी, कॉल स्कूल में। तन्वी मानवी के स्कूल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो चुक्कू के स्कूल में चली गई थी। फिर वहाँ भाभी चुक्कू को लेने आई थी, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ नवजीवन विहार। तो देखिए मैं अभी घर पे आ गई हूँ। ये तन्वी मानवी है, इन लोग के स्कूल में मैं गई थी। देखिए ये इन लोग का छुट्टी था, इन लोग के बगैर आज जाना था स्कूल। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। आई थी वहाँ पे, थक गई थी तो आई हूँ। तो खाना वगैरह खा के फिर जाऊँगी दुकान खोलने। तुम क्यों हंसती हो? मम्मा कहाँ गई थी? स्कूल में बड़े वाले। ये लोग क्या बोलती हैं जानते हैं? सुबह सुबह मैं इन लोगों को उठाती हूँ स्कूल भेजने के लिए, आज ये लोग मेरे को उठा रही थी। ये खास करके मानवी मेरे को बोल रही थी उठो उठो स्कूल जाना है तुमको। मतलब मैं जो इन लोग के साथ सुबह सुबह करती हूँ, ज़बरदस्ती उठाती हूँ फिर तैयार करती हूँ, ये लोग मेरे साथ आज कर रही थी ना जी। तो तुम उठ ही नहीं रही थी। अच्छा, और नहीं उठ रहे थे सुबह तो जाके अपना नाना को बताती है, देखिए नाना नहीं उठ रही है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ देखो तन्वी मानवी नहीं उठत, तो ये भी बता रही थी देखिए मम्मा नहीं उठ रही, इसको स्कूल जाना है ना जी। क्या करने गई थी मम्मा स्कूल? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने? अच्छा, सही में पढ़ाई करने ही गए थे। वहाँ पे बुलाए थे मदर्स लोग को कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही सब बता रहे थे। अभी तक। और तुम लोग क्या कर रही हो घर पे? खेल रहे हैं। आज इन लोग का मज़ा है, आज इन लोग का छुट्टी कर दिया स्कूल में, तो क्या कर रही हैं? छत पे खेल रही हैं। देखिए कितनी गंदी हुई है, देखिए धूल धक्कर। छत पे वो बालू रखा हुआ है तो बालू जाके खेलती हैं लोग। खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे। हैंड वॉश करके खाई थी? हाँ। हाँ, हैंड वॉश, बिना हैंड वॉश कर। फ्रेंड्स अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद जाऊँगी दुकान पे, क्योंकि इसमें लगन आ रहा है, सीजन आ गया है तो बहुत सारा सिलना है। तो जाऊँगी, अभी 2 बजने वाला है, इतना टाइम हो गया। बाय बाय।